बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 18, जिसका टाइटल है फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, इसको फ्लूइड डायनेमिक्स और मैकेनिक्स दोनों बोल सकते हैं। तो सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड, आल्सो बिहेवियर एंड फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैम। ठीक है, ये हम जो फ्लूइड्स मोशन में होते हैं, फ्लूइड्स की मोशन, उनका बिहेवियर और उन पर जो फोर्सेस एक्ट करती हैं, हम उनको जो है वो फ्लूइड डायनामिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड्स। ये मोशन, फ्लूइड की जो मोशन होती है उसको, और उसका बिहेवियर फ्लूइड का, और जो उन पर फोर्सेस एक्ट करती हैं हम उनको स्टडी करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स में। नेक्स्ट है हमारे पास एक बहुत ही अहम टॉपिक, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है? इट इज़ द फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ अ लिक्विड पर यूनिट लेंथ विच टेंड्स टू मिनिमाइज सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, ये वो फोर्स होती है जो किसी भी लिक्विड के सरफेस एरिया पर लगती है पर यूनिट लेंथ के हिसाब से। ठीक है, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ अ लिक्विड पर यूनिट लेंथ। और ये क्या कोशिश करती है? ये सरफेस एरिया को मिनिमाइज़ कर देती है। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी आपको साइंस समझा देता हूँ कि सरफेस टेंशन होती क्या है। सरफेस टेंशन जो अब गिलास में जब आप पानी डालते हैं तो उसके ऊपर जो सरफेस होती है पानी की, ठीक है, यानी कि ये हमारा गिलास है, तो यहाँ तक हमने गिलास भरा हुआ है, तो ये ऊपर वाली इसकी सरफेस होगी। ठीक है, अब जो पानी के सरफेस के नीचे वाले मालिक्यूल्स हैं, जो भी आप मालिक्यूल को लेंगे ना, उस पर चारों तरफ से फोर्सेज एक्ट करेगी। दूसरे मालिक्यूल, जिस तरह हमने पढ़ा है ना कि एक मालिक्यूल दूसरे पर फोर्सेज लगाता है अट्रैक्शन की। ठीक है, तो ये देखें इस पर चारों तरफ से, क्योंकि इस मालिक्यूल के ऊपर भी पानी है, नीचे भी पानी, साइडों पे भी पानी है, तो ये इस पर चारों तरफ से पानी के मालिक्यूल जो हैं वो फोर्स लगाएंगे। लेकिन जब आप बात करते हैं सरफेस पे, ठीक है, जब पानी की आप सरफेस पे बात करते हैं तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे सिर्फ ये साइडों पे फोर्स लगती है। इस तरह, ये देखें मैं आपको ऊपर बना के दिखाता हूँ, इस तरह करके। ठीक है, ये साइडों के मालिक्यूल जो हैं वो सरफेस पर, अगर आप सरफेस पर बात करें तो ये सिर्फ साइडों पर जो मालिक्यूल्स होते हैं वो फोर्स लगाते हैं। तो इस वजह से ये एक खिंचाव पैदा होता है सरफेस में, जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है। ठीक है, ये जब अंदर की तरफ फोर्स लगेगी तो ये सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो हमने इसको गामा से डिनोट करते हैं सरफेस टेंशन को। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये वो फोर्स है जो किसी भी लिक्विड के सरफेस पे पर यूनिट लेंथ लगती है। सही है, तो इसका गामा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका होती है फोर्स ओवर लेंथ। ठीक है, हमने पढ़ा है ना कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो वहीं से ये फार्मूला है फोर्स ओवर लेंथ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इट इज़ ड्यू टू द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। मैंने आपको बता दिया कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्सेस होती हैं, जिनको कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। ये सरफेस टेंशन भी उसी वजह से होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। सही है, इट इज़ इफ़ इट हैज़ टू फेसेस फ्रंट एंड बैक एज इन सोप बबल देन। जैसा कि आपने वो सोप का बबल देखा होगा, जब वो आप फूंक मार के बबल बनाते हैं सोप के पानी से, तो आपने देखा होगा कि उसकी दो सरफेसेज होती हैं। या आप ये देखते हैं कि अगर आप हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एक अगर आपके पास यू शेप्ड वायर हो, जिस तरह वो आपने देखा होगा ना, वो आप बुलबुले बचपन में बनाते रहे, वो एक स्टिक सी होती थी, वो उसको इस तरह डिप करके, तो वो आप जब बाहर निकालते थे ना, तो वो एक लेयर सी बनती है अंदर सोप की, उसके इस तरह का करके होता था वो चमची इस तरह का ना, वो अंदर आप जब देखते थे तो उसके अंदर ये लेयर बनती थी वो पानी की या सोप की, ब्रीक सी। ठीक है, उसके दो फेसेस होते हैं, फ्रंट और रियर, फ्रंट और बैक। ये वही बात कर रहा है कि दो फेसेस, जिस तरह बुलबुले के एक ऊपर वाला फेस और एक नीचे वाला, मतलब जो अंदर की तरफ होता है एक बाहर की तरफ। तो उस वजह से जो लेंथ है हमारी, दो फेसेस की जब बात करेंगे तो ये एक फेस की थी, तो दो फेसेस की बात हम करेंगे तो ये 2L हो जाएगी। ये उस वजह से फार्मूला गामा इज इक्वल टू एफ ओवर 2L आया है। सही है, अब हम ये जो फार्मूला है इसको ड्राइव करते हैं कि ये फार्मूला आता कैसे है। फार्मूले की डेरिवेशन है कि वही मैं जब आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह एक यू शेप्ड राड ले लें। सही है, वायर का एक राड है। सही है, और ये उसका हैंडल है पकड़ने वाला। तो आप ये यहाँ पे एक ये राड है जो मूव करता है। इस तरह आप इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं और नीचे भी लेके जा सकते हैं। ये बारीक सा राड है, वायर का ही बना हुआ है, तो ये अंदर अंदर और बाहर मूव कर सकता है इस तरह करके। जिस तरह आप कहते हैं ना कि छिक्के की तरह का, जो चिड़ी छिक्के वाला छिक्का होता है, उस तरह का आपने जब बनाया, ये वहाँ पकड़ने वाला है, और ये आगे सिर्फ आपने यू शेप्ड बना के वायर और एक ये राड लगा दिया, ये मूव आगे पीछे। जब आप इसको सोप वाले पानी में डिप करते हैं तो जिस तरह वो मैंने आपको बुलबुलों वाला बताया था ना, इसके अंदर भी एक सोप फिल्म बन जाती है इस तरह करके। ठीक है, ये वाली। तो अब हम उसके मदद से जो है वो
सरफेस टेंशन का फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे ओरिजिनल एरिया ऑफ फिल्म, ये जो फिल्म बनेगी जो सोप की, आपको वो मैंने बताया था ना बारीक सी लेयर बन जाती है, ठीक है, उसको फिल्म बोलते हैं, सोप फिल्म। तो उसका जो ओरिजिनल एरिया वो ए है, इंक्रीज इन एरिया डी ए, ठीक है, स्मॉल इंक्रीज एरिया में आया तो हम उसको डी ए, बहुत छोटी जो चीज़ होती है हम उसके साथ डी ए लगाते हैं, जिस तरह छोटा मास होता है ना उसके साथ हम डी एम लगाते हैं। तो जब ये आप इस राड, ये जो मूवेबल राड है ना ये वाला, तो जब आप इसको मूव करते हैं तो साथ ही इसका एरिया भी बढ़ जाता है, तो वो एरिया जो बढ़ता है उसको हमने डी ए से डिनोट किया है। अब हमारे पास वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन होता है एफ डॉट डी ए, यानी कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट उसने या एरिया उसने कवर किया है। तो वर्क डन किसके बराबर आ गया, फोर्स हमारे पास होती है ये वाली गामा, सरफेस टेंशन वाली फोर्स आ गई, और डी ए साथ डिस्प्लेसमेंट आ गया। और अब हम देखते हैं कि बट फिल्म हैज़ टू सर्फेसेज सो एरिया डबल्स, ठीक है, आपने देखा होगा कि ये एक उसका अपर फेस होगा, और जब आप उसको मतलब छिक्के को नीचे करेंगे एक फेस उसका नीचे भी, यानी इस तरह फिल्म बनी हुई होगी सोप की, तो एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला, फ्रंट और बैक, ठीक है, जिस वजह से इसका एरिया जो है वो डबल हो जाएगा। तो डी ए हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 LDX, ठीक है। और यहाँ पे L हमारे पास लेंथ है राड की, ये जो मूवेबल राड है इसकी लेंथ, और दूसरा हमारे पास DX है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जो हमने इसको थोड़ा सा मूव करवाया था, मैंने आपको बताया था ना कि ये मूवेबल राड है, तो थोड़ा सा हमने इसको मूव करवाया है, तो जो मूवमेंट हमने कराई है DX, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने उसको DX बोल दिया। लेंथ L राड है, ठीक है, राड की लेंथ L है, ठीक है। तो हम DW हमारे पास किसके बराबर आ गया, इसमें आप पुट करें, डी ए किसके बराबर था, 2LDX, तो इसमें हमने पुट किया, ये गैमा वैसे ही आ गया, डी ए की जगह पे ये चीज़ पुट कर दी, तो आल्सो वर्क डन। अब हमने जो DW, जब हम छोटे से हिस्से पे बात करेंगे ना तो हमारा वर्क डन भी उसी हिसाब से DW आ जाएगा, क्योंकि हमने एक्स के साथ भी डी लगाया हुआ है, ए के साथ भी डी लगाया हुआ है, बहुत छोटे से हिस्से के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वर्क डन के साथ भी DW आ जाएगा, जिसको हम इन्फिनिटेसिमल वर्क बोलते हैं। तो वर्क डन हमारा DW किसके बराबर होता है, FDX के। ये फार्मूला हमारा जर्नल है वर्क का, तो हम ये भी DW के बराबर है, ये भी DW के, इन दोनों को हम आपस में कंपेयर कर देंगे, ये और ये, तो इसको कंपेयर किया इसके साथ, DX कट गया, तो F हमारा गामा इंटू 2L बन गया, तो हमारे पास यहाँ से गामा जो आ गया F/2L आ गया, ये वो फार्मूला ड्राइव हो गया। अब हमारे पास जो सरफेस टेंशन होती है वो स्टोर्स एनर्जी इन द लिक्विड सरफेस, वो जो लिक्विड की सरफेस बनती है ना ये वाली, ठीक है, जब हम पानी किसी ग्लास में डालते हैं तो जो सरफेस पानी की बनती है, तो जो सरफेस टेंशन होती है ना वो उसमें एनर्जी स्टोर करती है। अगर आपने उसको मतलब एरिया को इंक्रीज़ करना है, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड रिक्वायर्ड एनर्जी, अगर आपने सरफेस एरिया को लिक्विड के को इंक्रीज़ करना है तो आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी, एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो एनर्जी कितनी होगी, ES इज इक्वल टू गामा ए, गामा यहाँ पे फोर्स ऑफ टेंशन, सरफेस टेंशन, और ए हमारा वो सरफेस एरिया होगा, ठीक है, यानी इतनी एनर्जी हमें करनी पड़ेगी अप्लाई उस पर, सही है, वो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। इट कंट्रीब्यूट्स टू टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड की टोटल एनर्जी होगी ये उसमें भी अपना हिस्सा डालती है, क्योंकि ये सरफेस जो है वाटर की, लिक्विड की, वो उसका हिस्सा है ना, तो जाहिर बात है जो टोटल एनर्जी लिक्विड की होगी ये उसमें भी हिस्सेदार होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रेशर्स ऑन अ बबल सोप, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बबल पे कौन कौन से प्रेशर होते हैं। सबसे पहले तो एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बबल की सतह के बाहर की तरफ मतलब अमल करता है, बाहर वाली सतह पर, उसको हमने P0 बोल दिया। इनसाइड प्रेशर जो बबल के अंदर होता है, जो मतलब अंदर से वो खाली होता है ना, तो उसके अंदर प्रेशर होता है, जारी बात है, तो हमने उसको P बोल दिया। और तीसरा प्रेशर हमारे पास होता है इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन विच एक्ट्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ होल बबल। तीसरा प्रेशर होता है जो सरफेस टेंशन की वजह से पूरे सरफेस पर, पूरे सर्कमफेरेंस पर, ठीक है, हमारा बबल इस तरह गोल होता है ना, तो इसका सर्कमफेरेंस भी होगा जिसका जिस तरह सर्कल का होता है। तो ये तीसरा प्रेशर वो होता है जो सरफेस टेंशन प्रोवाइड करती है या वो एक्ट करवाती है अलोंग द सरफेस सर्कमफेरेंस ऑफ द बबल। सारे बबल के सर्कमफेरेंस पर जो प्रेशर तीसरा अप्लाई होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू 2 इंटू 2 πr गामा, ठीक है। बबल हैज़ टू सरफेसेज, मैंने आपको बताया था ना, एक पहले अंदर वाली सरफेस, ये अंदर से जो है, ठीक है, एक बाहर वाली सरफेस, दो इसकी होगी, ठीक है, जो फिल्म बनेगी ना उसकी दो, एक अंदर से एक बाहर से सरफेस। तो हमने इसका 2 πr जो सरकमफेरेंस होता है सर्कल का, और किस वजह से एक्ट कर रहा है ये
सरफेस टेंशन की वजह से। तो हमने 2 पाई आर के साथ सरफेस टेंशन का लगा दिया गैमा, और दो कहाँ से आया, क्योंकि ये बबल की दो सरफेसेज हैं, अंदर वाली और बाहर वाली, ठीक है। तो एट एक्विलिब्रियम, जब बबल एक्विलिब्रियम में होगा तो उसके जो इनवर्ड प्रेशर होगा वो आउटवर्ड प्रेशर के बराबर होगा। तो आप देखते हैं कि पाई आर स्क्वायर पी इज इक्वल टू 2 × 2 पाई आर गामा प्लस पाई आर स्क्वायर पी नॉट, ठीक है। ये जो दो प्रेशर है ना, ये एक्सटर्नली काम कर रहे हैं, जो एक बबल के सरफेस टेंशन की वजह से और दूसरा जो एटमॉस्फेरिक का एक्सटर्नल प्रेशर है। तो ये दोनों का सम जो है वो इंटरनल प्रेशर के बराबर होगा। ये इंटरनल प्रेशर है, ठीक है, जो पी के साथ है। पी को हमने इंटरनल प्रेशर बोला था ना, तो यहाँ से हमने पी माइनस पी नाट, ठीक है, पी माइनस पी नाट, तो यहाँ से 4 गामा ओवर आर आ गया, ठीक है। ये फार्मूला आ गया इसका, यानी कि ये प्रेशर डिफरेंस होगा, उसकी सरफेस पे जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो 4 गामा ओवर आर होगा, सही है। तो इसका मतलब ये है कि लार्ज पी स्मॉल पी आर प्रेशर डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे आर आएगा, ठीक है। तो मीन्स कि ये आर जो है अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो प्रेशर डिफरेंस स्मॉल होगा। इट इज़ द रीज़न व्हेन वी डिप 2 ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट रेडियस इन फ्लूइड, वाटर लेवल इज़ डिफरेंट इन बोथ ट्यूब्स। इसी वजह से हम जब किसी पानी में दो डिफरेंट रेडियस के पाइप मतलब डालते हैं पानी के गिलास में, तो आपने देखा होगा कि पानी की सतह ऊपर उठती है पाइप के अंदर। तो जितना उसका पाइप का रेडियस कम होगा उतना ज़्यादा वो अप होगा। ये इसी वजह से है, ये जो हमने ये देखें रेडियस के ये मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना लेवल कम होगा, और जितना रेडियस कम होगा उतना लेवल उसका पानी का ज़्यादा होगा, ठीक है। ये हमने ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। नेक्स्ट है, ये चीज़ें सारी थी सरफेस टेंशन और ये वो सारी चीज़ें हमने फ्लूइड एट रेस्ट में पढ़ी हैं, ये वाली चीज़ें। अब हम देखते हैं कि फ्लूइड की मोशन के बारे में चीज़ें डिस्कस करते हैं कि जब फ्लूइड मूव करता है तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेस और कैसे कैसे उसका प्रेशर क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो फ्लूइड्स की मोशन डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, हम उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले है कि फ्लूइड दो तरह के हो सकते हैं, अनस्टेडी और स्टेडी। अनस्टेडी क्या होता है कि जिसकी वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो जाए। अनस्टेडी वो होता है जिसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो जाए एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वो चेंज हो रही है तो हम उसको अनस्टेडी फ्लो बोलेंगे, सही है। तो इसका मतलब है कि dv/dt यानी वेलोसिटी वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव जो है वो जीरो नहीं होगा, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। ये जीरो कब होता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेडी फ्लो। वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती टाइम के साथ, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव जीरो के बराबर आ गया, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल इफ इट्स डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद प्रेशर और टेम्परेचर चेंज। अगर किसी फ्लूइड की डेंसिटी जो है वो हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर अगर हम उस पर लगाएं तो वो डेंसिटी कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, तो हम उसको इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं। जिस तरह वाटर हो गया, वाटर को इनकम्प्रेसिबल ही समझते हैं। जो गैसेज होती हैं ना, क्योंकि हम गैसेज और लिक्विड्स दोनों को फ्लूइड्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो गैसेस के अंदर जो है वो इनकम्प्रेसिबिलिटी जो कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो कंप्रेसिबल ज़्यादा हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर, जो कि बिल्कुल बहुत थोड़ा सा अगर फोर्स लगाएं तो होगा। कंप्रेसिबल इफ़ इट्स डेंसिटी चेंजेस सिग्निफिकेंटली विद प्रेशर और टेम्परेचर चेंज। अगर प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज करने के साथ साथ उसकी डेंसिटी चेंज हो जाए सिग्निफिकेंटली, यानी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, तो हम उसको कंप्रेसिबल बोलते हैं ऐसे फ्लूइड को। नेक्स्ट हमारे पास है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है। यानी कि जो फ्लूइड के अंदर जो लेयर्स होती हैं ना फ्लूइड की, ठीक है, जब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर तीसरी लेयर इस तरह होती है, तो जब वो फ्लूइड मूव करता है तो लेयर्स के साथ साथ मूव करता है, लेयर्स भी साथ साथ मूव करती हैं। तो वो जब एक दूसरे के ऊपर लेयर्स मूव करती हैं तो रगड़ पैदा होती है। तो वो जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है, जो रगड़ का इफेक्ट होता है, उसको हमने विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। ये जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा कोई फ्लूइड उतनी ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी, उसकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा होगा। पानी की विस्कोसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू हनी, ठीक है। अगर शहद की आप देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी होती है, इस वजह से वो ज़्यादा विस्कस होता है। नेक्स्ट हमारे पास दो तरह के फ्लो होते हैं, एक लैमिनर फ्लो होता है, एक टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनर फ्लो कौन सा होता है, जिसमें फ्लूइड के पार्टिकल जो हैं वो फिक्स्ड पाथ यानी कि एक स्ट्रेट डिमेंशन में या स्ट्रेट लाइन में जो है एक ही डायरेक्शन में सारे पार्टिकल जो हैं वो मूव करते हैं। स्ट्रीम लाइन उसकी मोशन होती है, यानी फ्लूइड की जो मोशन होती है वो स्ट्रीम लाइन होती है, ठीक है। उनको हम कह सकते हैं कि एक रेगुलर शेप में वो मूव करते हैं। ये देखें मैंने बनाया हुआ है कि ये पानी के वाटर के जो हैं वो पार्टिकल्स हैं वो एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं, और ये स्ट्रीम लाइंस हैं, मीन्स कि सारी लाइंस सीधी हैं, तो ये एक ही सीधे एक पैटर्न में फ़्लो कर रहे हैं।
तो जो पैटर्न फ्लो होता है ना उसको हम लैमिनर फ्लो कहते हैं। दे डू नॉट क्रॉस और मीट ईच अदर, ये जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं ना ये किसी भी मौके पर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ना ही एक दूसरे से मिलती हैं, क्योंकि इन्होंने एक ही डायरेक्शन में रहना होता है, इसी वजह से इसको लैमिनर फ्लो कहते हैं। और इसमें जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट टू स्ट्रीम लाइंस होती है, यानी कि इन लाइंस के टेंजेंट होती है वेलोसिटी, मीन्स के इसी डायरेक्शन में ही अमल करती है, सीधी डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है टर्बुलेंट फ्लो, इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव क्योटिकली एंड इरेगुलरली इन ऑल डायरेक्शन। इसमें जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्योटिकली मीन्स के कोई उनकी तरतीब नहीं होती, कोई अपनी मर्जी से किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, इरेगुलरली मूव करते हैं। तो इस तरह के जो फ्लो होते हैं उसमें स्वेरल्स होते हैं, जिस तरह इस तरह करके, ठीक है, मतलब घुमाव पैदा होता है, उसमें स्क्वायरल्स पैदा होते हैं, ठीक है, इस तरह के। तो एडीज वर्ड्स इस तरह के मतलब चीज़ें होती हैं, इरेगुलर चीज़ें होती हैं उनमें, यानी जो इरेगुलर फ्लो होगा टर्बुलेंट फ्लो होगा। आगे हम पढ़ते हैं फ्लूइड्स के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि बहुत अहम है इसके हिसाब से, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। तो कंसीडर वाटर फ्लोइंग इन अ पाइप विद द चेंजिंग डायामीटर। हमारे पास एक पाइप है जिसका डायामीटर एक पॉइंट पे कुछ है और दूसरे पॉइंट पे उसका डायामीटर चेंज हो रहा है। अच्छा, तो इस इक्वेशन में हमने जो पाइप लिया है ना उसका ये है कि वेरिएबल डायामीटर, यहाँ पर उसका डायामीटर और है कुछ, और आगे जब फर्दर फ्लूइड मूव करता है तो उसका दूसरे एंड पे उसका डायामीटर ये कम हो जाता है। यहाँ पे डायामीटर ज़्यादा है और यहाँ पे डायामीटर कम है, तो हम इसमें स्टडी करेंगे कि उसकी वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो हमने S इज इक्वल टू वी टी पढ़ा था इक्वेशन, तो वहाँ से हमने क्या किया कि V1 ओवर टी इज इक्वल टू V2 ओवर टी, दैट इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2, यानी कि जो वॉल्यूम होगा ना, जो जितना वॉल्यूम यहाँ से पानी का इन हुआ है उतना ही वॉल्यूम यहाँ से बाहर निकलेगा। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कम होगी, लेकिन जैसे उसके वो आगे ज़्यादा जाएगा ब्रीक एरिया में तो वो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। वॉल्यूम्स आर इक्वल, वाटर इज इनकम्प्रेसिबल एंड नो लीक्स आर रप्चर्स, ठीक है। जो पाइप है उसमें कोई भी लीक वगैरह नहीं है और वाटर जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, इसी वजह से जितना वॉल्यूम यहाँ से इन हुआ है उतना वॉल्यूम ही बाहर निकलेगा, ठीक है। ये हमने इस पॉइंट पे अब चीज़ें देखनी है। ये जो उसने डिस्टेंस कवर किया है उसको L1 इज इक्वल टू V1T, हमने ये इक्वेशन S इज इक्वल टू VT लगा के, यानी इतना डिस्टेंस उसने यहाँ पे कवर किया V1 वेलोसिटी के साथ, फिर उसने ये इतना डिस्टेंस कवर किया L2 इज इक्वल टू V2T, यहाँ पे वेलोसिटी उसकी V2 है, यहाँ पे V1 है, सही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि V1 हमारे पास वॉल्यूम कैसे आता है कि अगर आप एरिया को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। A1 L1 इज इक्वल टू A1 V1T, यहाँ से हमने L1 की वैल्यू V1T पुट कर दी। यहाँ से V2 कैसे आएगा, A2 को आप L2 से मल्टीप्लाई कर दें तो A2 V2, ठीक है, साथ T आ गया, तो A2 वैसे ही आ गया, V2 T L2 की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से हमने V1 ओवर T इज इक्वल टू V2 ओवर T, V1 जब वहाँ पे V1 की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट की, नीचे T आ गया, V2 की कीमत ये वाली जो हमने यहाँ पे पुट की तो T कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसका मतलब ये है कि स्मॉलर एरिया ग्रेटर स्पीड, जहाँ पे एरिया स्मॉल होगा डायामीटर कम हो जाएगा, वहाँ पे स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी और स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, सही है। इसका ये मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि हम वॉल्यूम का अगर टाइम डेरिवेटिव ले, यानी कि वॉल्यूम जो हमने इन किया है अगर उसका टाइम डेरिवेटिव ले, यानी कि दूसरे टाइम पे यहाँ पे कैलकुलेट करें, जो वॉल्यूम यहाँ पे था वो वॉल्यूम यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम होगा, यानी कि dV ओवर ए dt हमारे पास A इंटू वी, यानी कि कांस्टेंट होगा, यानी कि जितना वॉल्यूम आपने यहाँ से इन किया था उतना वॉल्यूम ही बाहर निकलेगा। लेकिन क्या होगा कि V1 जो स्पीड है वो V2 में चेंज हो जाएगी, बस ये फ़र्क होगा, सही है। तो इसकी एक आम मिसाल जो है वो पंपिंग ऑफ ब्लड इन होल बॉडी इज एन एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। हमारा जो हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को, वो इसकी एक आला मिसाल है, ठीक है, कि आप इसके रिलेटेड चीज़ें 3 अरब मरतबा धड़कता है हमारा ये दिल जो है वो, नॉर्मल ज़िंदगी जो हमारी इंसान की है, और तकरीबन 150 मिलियन लीटर जो ब्लड है वो पंप करता है पूरी ज़िंदगी में। इस तरह का मतलब ये 2-3 वैल्यूज़ हैं, ये आपने याद रखनी है MCQs के हवाले से। तो जो पंपिंग ऑफ ब्लड है ना, क्योंकि ये सेम प्रिंसिपल है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, वो सेम प्रिंसिपल वो वहाँ पे अप्लाई होता है। जिस तरह जो हम पानी टायर में हवा भरते हैं तो जब प्रेशर बाहर से आता है तो वो अंदर जो वाल लगा होता है वो प्रेशर की वजह से ओपन हो जाता है, तो जब हम बाहर से प्रेशर ख़त्म करते हैं तो वो वाल दोबारा क्लोज़ हो जाता है ताकि अंदर वाला प्रेशर बाहर ना निकले, ठीक है। यही चीज़ होती है, अब दिल में भी वाल लगे होते हैं जो कि जब वन साइडेड ब्लड आता है एक तरफ से तो वो
खुल जाता है जब दूसरी तरफ से वो वाल जो है वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल होता है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये इतना हमारे रिलेटेड नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास बर्नौलीज़ इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यही आप लुब्बे लुबाब है कि जितना आपने वॉल्यूम इन किया है ना, उतना वॉल्यूम ही दूसरी साइड से बाहर निकलेगा। हालांकि आपने देखा होगा कि जो पाइप का डायामीटर है वो पहले ज़्यादा था, फिर बाद में कम हो गया, लेकिन डायामीटर कम या ज़्यादा होने से वेलोसिटी पे इफ़ेक्ट होगा। वेलोसिटी कम डायामीटर में ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा डायामीटर में वेलोसिटी कम होती है। ठीक है, तो वॉल्यूम ही उतना रहेगा, जितना आपने इन किया था उतना ही आउट होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं बर्नौलीज़ इक्वेशन। ये बर्नौली इक्वेशन उसी वक्त एप्लीकेबल होती है जब हमारा फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल हो, लैमिनर फ्लो हो और नॉन विस्कस हो। इसमें हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक पाइप का सिरा ये है। ये क्यों होती है, इसका ये एप्लीकेशन है कि पाइप जिस तरह की मर्ज़ी शेप का हो, कहीं से बेंड हो, कहीं से खुला हो, कहीं से तंग हो, जिस तरह का मर्ज़ी शेप हो, वो हमारे पास उसमें जो 3 चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे पास कांस्टेंट होती हैं। वो मैं लास्ट पे आपको बताऊँगा कि वो कौन-सी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, वो मैं आपको लास्ट पे बताऊँगा जो जब ये ड्राइव हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है? इसके लिए जो एक है हमारे पास, ये बहुत अहम है कि वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, लैमिनर होना चाहिए और नॉन विस्कस होना चाहिए। तो हमने ये एक पाइप लिया है जिसका यहाँ पे डायामीटर A1 है नीचे, फिर वो एक हाइट पे दूसरा पार्ट जो है वो उसका एक हाइट पर है। ये y1 हाइट है और ये y2 हाइट है, ज़्यादा हाइट है। ठीक है, तो इसमें हमारा ग्रेविटी का अमल दखल भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी इसकी फ्लूइड की, क्योंकि जब मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी, जब यहाँ पे वो हाइट पे पहुँचेगा तो उसकी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो इसका डायामीटर A2 है, इसका डायामीटर A1 है, यहाँ पे इसकी हाइट y1 है, यहाँ पे हाइट y2 है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया कि डेल्टा L1 बराबर है V1 T के बराबर। ठीक है, जब मीन्स के हमारे पास जो उसने डिस्टेंस कवर किया है ना फ्लूइड ने, वो V1 वेलोसिटी के साथ टाइम T पे उसने डेल्टा L1 V1 T हम उसने कवर किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे जब वो पहुँचा तो उसने डेल्टा L2 हमारे पास V2 T, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे जाके वेलोसिटी ऊपर जैसे जैसे जाएगा इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो वो वेलोसिटी V2 एट टाइम T उसने डेल्टा L2 डिस्टेंस ये वाला जो है वो ये कवर किया है। ये वाला डिस्टेंस डेल्टा L1 है और ये वाला डिस्टेंस सारा डेल्टा L2 है। अब हम देखते हैं कि वर्क डन बाई P1। यहाँ पे प्रेशर उसका P1 था, जैसे ही प्रेशर की बात होगी वहाँ पे फोर्स होगी और फोर्स की वजह से ही वर्क डन होता है। ठीक है, तो P1 की वजह से जो उसने वर्क डन किया है वो FD होता है ना वर्क डन, तो फोर्स इस पे कौन सी है, P1 फोर्स है, और दूसरा इसका एरिया कितना है या डिस्टेंस इसने कितना किया है, A1 इंटू डेल्टा L1। डेल्टा L1 उसका इसने जो फासला इस तरफ तय किया था और A1 उसका डायामीटर था। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सारा डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ठीक है, P2 के हिसाब से क्या होगा, P2 के हिसाब से माइनस P2, क्योंकि ये अभी ऊपर चला गया है, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी किया है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने वर्क किया, तो ये माइनस इस वजह से आया है। वहाँ पे प्रेशर P2 होगा तो उसकी वजह जो वर्क डन होगा वो हमारे पास माइनस P2 A2 डेल्टा L2, सेम इसी वजह से। ठीक है, सिर्फ साथ प्रेशर आ जाएगा और सारी वैल्यूज़ 2 वाली आ जाएंगी। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी व्हेन लिफ्ट फ्लूइड एलिमेंट फ्रॉम y1 टू y2। अब y1 से हमने एक फ्लूइड का एलिमेंट जिसका मास डेल्टा M, बहुत छोटा एलिमेंट फ्लूइड का लिया है, हमने उसको कंसीडर किया है, तो हमने वहाँ यहाँ y1 से उठाकर y2 तक लेके गए हैं यहाँ तक। तो उसका जो हमने ग्रेविटी उसको लिफ्ट करने में जो ग्रेविटी के खिलाफ वर्क किया है ना, वो y1 से y2 तक किया है, तो वो हमारे पास होता है mgh, जो पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ते हैं ना, वर्क ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वो हमने ये चीज़ पढ़ी है। तो ये हमने मास उसका डेल्टा M था, ये G वाला आ गया, तो y2 माइनस y1 इसकी हाइट थी। ये हमने जब इसको माइनस किया y2 y1 को, तो ये हमारी हाइट आ गई टोटल। तो नेक्स्ट हमारे पास नेट वर्क डन। अब टोटल वर्क डन कितना था, W इज इक्वल टू, तीनों को आप जमा कर दें, तीनों जो आपके इक्वेशन आई, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तीनों को आप जमा करते तो W हमारा ये वाली और ये वाली तीनों को हमने इकट्ठा कर दिया। अब हमारे पास हमने पढ़ा है कि A1 जब आप लेंथ के साथ एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास V आता है। तो ये A1 A2 है, मतलब कि 2 वॉल्यूम्स का ये चेंज है। ठीक है, पहले ये वॉल्यूम था फिर ये हुआ, तो इसका मतलब है वॉल्यूम में चेंज आया है, तो जिसको चेंज हो हम उसको डेल्टा V बोलते हैं। तो डेल्टा V डेंसिटी की जो डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से ये डेल्टा M रो हमारे पास किसके बराबर होता है, डेल V ओवर डेल मास ओवर वॉल्यूम, इस तरह होता है। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ये उस तरफ चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो डेल वॉल्यूम हमारे पास डेल M ओवर रो आ जाएगा। ये हमने डेंसिटी से हमने निकाला है। तो W हमारा किसके बराबर आ गया,
P1 माइनस P2, इसकी जगह पे हमने डेल एम ओवर ये चीज़ आ गई, ठीक है। हमने वो चीज़, ये चीज़ जो है इस पे से पहले यहाँ से ये वाली चीज़ें कामन निकाल के फिर उसको डेल वी से रिप्लेस किया, तो डेल वी की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू रख दी, ये वाली, ठीक है। पीछे आपने देखा होगा कि यहाँ पे सिर्फ P1 माइनस P2 रह जाएगा, बाकी चीज़ें हमने कामन निकाल के उसको ये चीज़ डेल वी पुट कर दिया है, ठीक है। तो ये माइनस डेल्टा एम जी ये वाली चीज़ साथ वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। जब फ्लूइड एलिमेंट मूव करेगा y1 से y2 तक, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तो हमने पढ़ा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है, तो वो किसके बराबर है, 1/2 डेल्टा एम उसका मास था, V2 उसकी फाइनल वेलोसिटी, V2 स्क्वायर माइनस 1/2 डेल्टा एम V1 स्क्वायर आल्सो, ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, चलें इसको काट दें, ठीक है। तो P1 माइनस P2 डेल्टा एम ओवर P, ये सारी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन देखें कि ये W के बराबर है और ये भी सारी इक्वेशन W के बराबर, तो इन दोनों को इक्वेट कर दें। इक्वेट करने से आप P1 माइनस P2, ये देखें यहाँ से डेल्टा एम कामन निकालें, यहाँ से भी डेल्टा एम कामन निकालेंगे तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने डेल्टा एम कामन लिया, दोनों तरफ से वो कट गया, और ये देखें बटे में रो आ रहा है, तो सारी इक्वेशन को रो से इधर भी मल्टीप्लाई करें, इधर भी मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये यहाँ पे 1/2 रो V2 स्क्वायर 1/2 रो V1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा डेल्टा कट जाएगा, एम पहले ही ख़त्म हो गया है, तो GY2 माइनस Y1 रह जाएगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सी अरेंजमेंट करेंगे, यानी कि जो 1/1 वाली चीज़ें हैं ना, P1 प्लस रो V1 प्लस Y1, इन चीज़ों को आप एक साइड पे ले जाएं, 2 वाली साइड चीज़ों को दूसरी साइड पे ले जाएं। तो ये देखें ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ऐड प्रेशर P1 P2 वेलोसिटी V1 V2, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि आपको पाइप जो है वो जिस तरह का मर्जी हो, चौड़ा हो, बारीक हो, मतलब उसमें ट्विस्ट हो, आपकी ये चीज़ जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ये वाली चीज़ जो मैंने आपको बोला था, यही इक्वेशन ऑफ बर्नौली है। बर्नौली की इक्वेशन यही है कि ये चीज़ जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इसकी जो डेरिवेशन है वो पेपर में आ सकती है, इसलिए आपने देखना है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास एक ऐसा पाइप है जिसकी हाइट तो सेम है, ये देखें, वो पहला जो पाइप हमने लिया था उसमें हाइट नहीं सेम थी, अब इसमें Y1 और Y2 बराबर हैं, यानी कि इसकी हाइट सेम है, ये देखें नीचे से, लेकिन इसकी जो एरिया है ना, डायामीटर, वो यहाँ पे और है और यहाँ पे कम है डायामीटर। यहाँ पे वेलोसिटी V1 है तो यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, तो इस पर आप बर्नौली की इक्वेशन अप्लाई करें, ये वाली, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे पढ़ी है, तो यहाँ से क्या होगा कि Y1 और Y2 वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो जब आप पुट करेंगे तो माइनस हो के ये दोनों कट जाएंगी, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ें हमारे पास दो बचेंगी। तो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पढ़ा था A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो V2 हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि A1 एरिया जो है वो A2 एरिया से बड़ा है, तो V2 इज़ लार्जर। इसका मतलब ये है कि A1 एरिया, जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, और यहाँ पे वेलोसिटी कम है वहाँ पे एरिया कम होगा, यानी कि जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ये देखें A1 बड़ा है A2 से, इसका मतलब ये है कि V2 वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे एरिया कम है, वेलोसिटी V2 ज़्यादा हो गई है। तो स्टूडेंट जैसे वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज जो है वो प्रेशर को चेंज भी कर देगा, तो ये चीज़ जो आ जाएगी हमारी P2 जो है वो लेस देन हो जाएगा P1 से। ये देखें P2 किसके बराबर है, P1 माइनस ये चीज़, तो इसका मतलब है कि P2 हमारा कम हो जाएगा, P1 ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप ये सेम डायामीटर का एक पाइप लें और इसकी हाइट को डिफरेंट कर दें, तो हमारे पास फिर भी प्रेशर जो है वो इधर ज़्यादा होगा, ऊपर कम होगा। इसकी मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर आप नीचे से पंप से पानी जो है वो पानी वाला पंप जो है उससे पानी आप ऊपर बिल्डिंग में पहुँचाते हैं, तो उधर बिल्डिंग में जो टैंकी होगी वहाँ पर जो प्रेशर पहुँचेगा वो बहुत कम होगा। इसी वजह से ये उसकी आम मिसाल है। देखें कि पाइप का डायामीटर तो सेम होता है, लेकिन ऊपर जाते जाते हाइट जब चेंज होती है तो उसका जो प्रेशर है ना वो चेंज हो जाता है, ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। इसकी 2-3 एप्लीकेशंस है, जिस तरह एरोप्लेन्स में, एटोमाइज़र में, वेंचुरीमीटर में और पीटर ट्यूब में, ठीक है। एरोप्लेन में हमारे पास किस तरह होती है कि एरोप्लेन्स का जो विंग होता है ना वो इस तरह एरोफाइल शेप का होता है। एरोफाइल शेप कौन सी होती है, इस तरह की, यानी वो आगे से थोड़ी मोटी सी और पीछे से पतली होती है। तो इस शेप का क्या फ़ायदा होता है कि जब एयर इसके ऊपर से गुजरती है ना, तो जो ऊपर वाली एयर होती है ना वो
इसकी शेप इस तरह की होती है कि ऊपर वाली एयर का जो पार्ट होता है ना वो तेज़ी से मूव कर जाता है, विंग के ऊपर से तेज़ी से गुजर जाता है। तेज़ी से गुजरने का क्या मतलब है, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है। और जो नीचे वाली एयर होती है उसकी स्पीड कम होती है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। जब नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा, ऊपर प्रेशर कम होगा, तो जहाज़ को लिफ्ट मिलती है, जहाज़ ऊपर की तरफ उठता है, जो कि ग्रेविटी को कैंसल आउट करती है। ठीक है, इस वजह से ये मैंने लिखा है कि प्रेशर ऑन टॉप इज़ लेस दैन प्रेशर ऑन बॉटम। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप समझ सकते हैं कि लिफ्ट किस तरह मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास एटोमाइज़र। इसका सेम फंक्शन वही है जो आप फुआरा नहीं लेते कपड़े इस्त्री करने के लिए, उसी तरह का सेम फंक्शन है। इसमें भी एक पाइप सा लगा होता है, ठीक है, और इसके पीछे एक बल्ब सा होता है गोल सा रबड़ का, वो आप प्रेस करते हैं तो अंदर वैक्यूम प्रेशर बनता है। प्रेशर की कमी होती है जिसके नतीजे पे वो नीचे से पानी उठाकर फिर एक हाई स्पीड जो एयर होती है उसके साथ वो मिक्सअप होता है, तो जिसकी वजह से वो स्प्रे बनती है। जो हम पानी को जब वो फुआरे को प्रेस करते हैं तो पानी स्प्रे की शक्ल में निकलता है ना, वो इसी वजह से निकलता है कि नीचे से पानी ऊपर जाता है, फिर वो एक हाई स्पीड वेलोसिटी वाली एयर के साथ मिक्सअप होता है जिसकी वजह से वो एक स्प्रे निकलती है। और यही तरीकाकार हमारे जो परफ्यूम की शीशियाँ हैं उनमें भी यही लगता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेंचुरीमीटर। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर फ्लो रेट ऑफ अ फ्लूइड इन अ पाइप। किसी पाइप में जो फ्लो का रेट मेजर करने के लिए डिवाइस इस्तेमाल होती है वो वेंचुरीमीटर होती है। ये भी बर्नौली प्रिंसिपल ही अमल करता है। तो बर्नौली प्रिंसिपल क्या आता है कि ये वाली चीज़ P1 + 1/2 रो V1² प्लस रो GH1, और ये सारी चीज़ें टू के लिए P2 + V2 और H2 ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। अब हॉरिजेंटल पाइप के लिए हमारा H1 और H2 बराबर होते हैं। अगर कोई पाइप इस तरह हॉरिजेंटल हो उसमें H1 और H2 हाइट सेम होती है, तो H1 और H2 वाली टर्म्स कैंसिल हो गई। तो यहाँ से हमने P1 को P2 उस तरफ चला गया, P1 - P2 हो गया। यहाँ से हमने 1/2 रो जो है इसको भी उठा के उधर ले गए, ये वाली चीज़ को उठा के उधर ले गए, यानी थोड़ी सी अरेंजमेंट की है। तो 1/2 रो हमने कॉमन लिया तो V2² - V1² आ गया। ठीक है, V2² - V1², इसको इक्वेशन 1 बोल दें। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमने पढ़ा है कि Q जो फ्लो रेट होता है वो किसके बराबर होता है, A1 V1 = A2 V2। यहाँ से V1 की वैल्यू आप निकालें ये आएगी, और ये वैल्यू आप 1 में पुट करते हैं यहाँ पे। तो P1 - P2 1/2 रो V2², साथ V2 कॉमन ले लें यहाँ से। ठीक है, V2 वाला हिस्सा बाहर निकाल लें। ठीक है, V2 कॉमन ले लिया V2², तो यहाँ से 1 - A2² ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या किया कि 2 इंटू ये 2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू P1 - P2 नीचे रो इंटू 1 माइनस ये चीज़, यानी कि हमने यहाँ से इस इक्वेशन से V2² की वैल्यू निकाल ली, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ ले गए। तो जब जज़र लिया हमने तो V2 = ये चीज़ आ जाएगी। तो Q2 हमारा आ जाएगा फ्लो रेट जो आ जाएगा। आप इसमें इस जगह पे जो है A2 की जगह पे V2 की जगह पे वैल्यू पुट करें तो A2 हमारा वैसे ही आ गया, V2 की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, Q2 हमारा इसके बराबर आ गया फ्लो रेट। यानी कि जो पाइप के लास्ट पे दूसरे हिस्से से जो फ्लो रेट निकलेगा उसकी ये चीज़ होगी। ठीक है, तो पिटर ट्यूब है, ये जहाज़ों पे इस्तेमाल होती है एयर स्पीड मालूम करने के लिए। ठीक है, जो अंदर डाटा कॉकपिट में नज़र आ रहा होता है ये उसको मेजर करती है, एयर की स्पीड को मेजर करती है, बर्नौली प्रिंसिपल अमल करती है। तो ये इसके बराबर होता है P total = P static + 1/2 रो V²। P total जो टोटल एयर प्रेशर होता है, और दूसरा जो हमारे पास स्टैटिक प्रेशर होता है वो इसके अंदर होल से बने होते हैं, उनके ज़रिए जो अंदर जाता है ना प्रेशर उसको P स्टैटिक कहते हैं, जो बाहर वाला प्रेशर होता है उसको P टोटल कहते हैं। तो इनको आप एक तरफ ले जाएं प्रेशर्स को तो वो डेल्टा P के बराबर होगा। चेंज इन प्रेशर किसके बराबर होता है, डेल्टा P के। तो 1/2 रो V² ये आ गया, तो यहाँ से V की वैल्यू निकाल लें, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इस फार्मूले के ज़रिए ये कैलकुलेट करता है V की वैल्यू, और जो पायलट को अंदर कॉकपिट में नज़र आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है सुपर फ्लूइड। सुपर फ्लूइड्स वो होते हैं जिनकी विस्कोसिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है। अभी तक सिर्फ एक सुपर फ्लूइड हमें मिला है साइंस में जिसको लिक्विड हीलियम के ज़रिए तैयार किया जाता है। इसको हम बिल्कुल कूल कर देते हैं, और इसकी कूलिंग पे जाके ये इस विस्कोसिटी ज़ीरो हासिल कर लेता है, इसकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें समझाने वाली थी। तो आपका बहुत शुक्रिया, वीडियो को पूरा देखें और चैनल 5 मैथमेटिक्स को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।